हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि कल विद्युत रसायन के वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों के विषय में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको विद्युत रसायन के बारे में बताया कि विद्युत के रसायन को विद्युत रसायन कहते हैं, और उसमें हमने विद्युत अपघट्य, विद्युत अनघट्य, इसके साथ में हमने विद्युत अपघट्य के प्रकार, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य और विद्युत अनवघट्य के उदाहरण, इस तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़ाई। ओम का नियम पढ़ाया था। ओम का नियम में मैंने प्रतिरोध बताया था, प्रतिरोध के साथ साथ चालकत्व बताया था, चालकत्व के साथ साथ मैंने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था, और विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ विशिष्ट चालकत्व पढ़ाया था, और लास्ट में चलते चलते मैंने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की मौखिक चर्चा कर दी थी। दोस्तों, आज वही मौखिक चर्चा को हम लिखित चर्चा में बदलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसी तरीके की वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पुश कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। आप लोग लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मेरा पढ़ाने में मन लगता है। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पर मोलर चालकता लिखी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। इसे म्यू अथवा लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फार्मूला कापा इंटू वी होता है, जहां कापा विशिष्ट चालकत्व होता है, इसे हम चालकता कहते हैं। वी वॉल्यूम होता है, आयतन, जो वी होता है वो 1000/m के बराबर होता है। तो सूत्र बनता है लैम्डा एम इक्वल कापा इंटू 1000/m। दोस्तों, इस सूत्र की सहायता से हम सवाल लगाएंगे। इसका मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। इसकी एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, एक और होता है तुल्यांकी चालकता। हम इसी में आपको पढ़ा दे रहे हैं तुल्यांकी चालकता। इसको हम लोग लैम्डा इक्यू से व्यक्त करते हैं। इस परिभाषा में पूरी वही परिभाषा रखना, कहां चेंज करना है। मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं क्या बता रहा हूं? तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम, जहां ये अणु लिखा है वहां पर लिख देना है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। दोस्तों, परिभाषा सेम रहेगी, जहां 1 ग्राम अणु लिखा है वहां 1 ग्राम तुल्यांक कर सकते हो ना। तो परिभाषा होगी किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मोलर को m से और तुल्यांकी को हम EQ से व्यक्त करते हैं। यहां पे भी लैम्डा EQ बराबर, सर EQ क्या है? EQ को मतलब इक्विवेलेंट, स्पेलिंग EQ से चालू होती है, इस वजह से कापा इंटू वी, कापा इंटू 1000/n, ये सूत्र होता है, और इसी सूत्र की सहायता से हम सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं दूसरे टॉपिक में बढ़ता हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 298 केल्विन पर एक 0.01 नॉर्मल विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध 210 ओम पाया गया। इसके मापन में प्रयुक्त सेल का सेल स्थिरांक इतने सेंटीमीटर इनवर्स है, तो विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकी चालकता की गणना करो। तो कुछ के मन में आएगा, सर अभी तो आपने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पढ़ाया है, चलो विशिष्ट चालकत्व तो आपने कल पढ़ा दिया था, तो सेल स्थिरांक कौन सा शब्द है? तो सबसे पहले हम सेल स्थिरांक जान लेते हैं। सेल स्थिरांक बहुत ही सिंपल बात है। सेल स्थिरांक को हम x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर कापा अपॉन g, मतलब विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और
चालकत्व के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। एक और फॉर्मूला होता है x बराबर L अपॉन ए। L माने लंबाई, A माने क्षेत्रफल। लंबाई और क्षेत्रफल के भी अनुपात को हम x कहते हैं। तो यहाँ पे x दोनों चीजें हैं, x बराबर कापा अपॉन g, x इक्वल L अपॉन a, और दोनों का मात्रक जो होता है वो एक ही होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये x होता है। आपको बता दें, जिसको x ना मालूम जान ले, सेल स्थिरांक को x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर कापा अपॉन g, कापा विशिष्ट चालकत्व होता है, g चालकत्व होता है, इसका रेशियो ही सेल स्थिरांक होता है। और x बराबर L अपॉन a भी होता है, लंबाई और क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो भी सेल स्थिरांक होता है। दोनों आप बता दें, x का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। चलो इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो भैया दिया क्या गया है, नॉर्मलता दी गई है प्रश्न में शुरू में, गिवन नॉर्मलता दी गई है, नॉर्मलता दी गई है 0.01, प्रतिरोध R बराबर 210 ओम। अब हमको यहाँ पे और क्या दिया गया है, सेल स्थिरांक x का मान दिया गया है 0.88। तो कह रहा है विशिष्ट चालकत्व कापा इस क्वेश्चन मार्क, तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू इस क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, x बराबर कापा अपॉन g। मुझे कापा निकालना है, तो कापा बराबर, अच्छा ये जो g होता है ये उल्टा होता है प्रतिरोध का, तो कापा गुणे r भी हो सकता है। तो कापा बराबर x बटे r हो जाएगा। x प्रश्न में कितना है 0.88, प्रतिरोध प्रश्न में कितना है 210 ओम। अब इसका इसमें भाग करके सॉल्व करेंगे तो कापा विशिष्ट चालकत्व तो आ जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो दशमलव काटेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 21, अब यहाँ पे 88/21,000 बनेगा। तो इसका कैलकुलेशन हम आपको बता दें कितना बनेगा, क्योंकि ऐसे करने देंगे तो समय लगेगा, भाग आप कर लेना, हम कैलकुलेशन बता रहे हैं इसका कितना बनेगा। इसका बनेगा जाके 4.19 गुणे 10 की पावर -3 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। सर जी आप ये कैसे कर दिए? सर जी ने कुछ नहीं किया, सर जी ने सीधा कैलकुलेशन कंप्लीट करके रखा हुआ है, मतलब इसका भाग करके। यहाँ भाग नहीं सिखाएंगे, भाग सिखाएंगे तो कभी ये आप भाग कर लोगे ना, 21,000 भागे 88 जितना आ जाएगा। ये हो गया यह कापा पहला आंसर। दूसरा है तुल्यांकी चालकत्व, तो लैम्डा इक्यू बराबर कापा गुणे 1000/n। तो कापा की जगह यही रख दो 4.19 गुणे 10 की पावर -3। अब बताओ 1000 को 10 की पावर +3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख ही सकते हैं। 10 गुणे 10 गुणे 10 10 की पावर 3, और बटे नॉर्मलता प्रश्न में 0.01। बेटा ये प्लस और माइनस कट गया। अब देखो ये दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, तो केवल 419 आ गया। तो 419 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट भी कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो कह रहा है किसी लवण के n/10 विलयन का प्रतिरोध 32 ओम है, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 5.4 वर्ग सेंटीमीटर है। विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकी चालकता की गणना करें। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्न में गिवन क्या क्या दिया गया देखते हैं। पहले तो नॉर्मलता दी गई 1/10, n/10 का मतलब 1/10। प्रतिरोध दिया गया R बराबर 32 ओम, बीच की दूरी को स्मॉल l से 1.8 सेंटीमीटर और एरिया 5.4 वर्ग सेंटीमीटर। विशिष्ट चालकत्व कापा निकालना है, तो सूत्र होता है कापा बराबर 1/r × L/A। ठीक, इस सूत्र में रखिए 1/r की जगह 32, लेंथ की जगह 1.8, क्षेत्रफल की जगह 5.4, 1/r तो r की जगह 32, L/A, L का मान 1.8, क्षेत्रफल 5.4। बेटा दशमलव से दशमलव काटेंगे तो यहाँ पर 1/32, 88 का 54, तो यहाँ पर आएगा 1/96। ये कापा आ गया, 1/96 आया कापा। ठीक है, जब आप भाग करोगे, मैं भाग बता दे रहा हूँ, 96 का 1 में भाग करेंगे तो आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, आएगा 0.01041 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। सर आप भाग क्यों नहीं करते? भाग करेंगे तो समय लगेगा। ठीक है, आगे लैम्डा इक्यू निकालना है, तो लैम्डा इक्यू बराबर कापा गुणे 1000/n। कापा का मान 0.01041 गुणे 1000,
नॉर्मलता बेटा देखा जाए तो 1/10 है, एक ये भी 10 ऊपर चला जाएगा। कितने अंक में जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो इसके आगे बढ़ा लो, 1 0 4 1 1 2 3 4, कहीं में दशमलव 1 2 3 4 5, 10 गिनो, 1 2 3 4 5, 104.1, इसकी तुल्यांकी चालकता आ गई 104.1 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांक इनवर्स मात्रक है ये, आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन हमने उदाहरण आपको पढ़ा दिए, पहला भी जो बताया ये और दूसरा ये। इस तरीके के सवाल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पहले से उदाहरण, बाकी सवाल की क्लास अलग रहेगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये दो एग्जांपल दिए हैं मोलर चालकता से संबंधित, ताकि जब सवाल बताएं तो वहां पे आपको पहले से सारी चीजें पता हो। ठीक है, अब हम कोलोराउस का नियम बताएंगे तो आप लोग जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा, कोलोराउस के नियम के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कोलोराउस का नियम। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और सभी लोग शेयर जरूर कर दें क्लास को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश कर लें, ताकि आने वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और शेयर जरूर कर दिया करो ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़कर इस वीडियो को देख सकें। चलिए मैं कोलोराउस के नियम में चलता हूँ। कोलोराउस का नियम महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आंसर उठा के देखिए, अक्सर कोलोराउस का नियम मिलता है, इसलिए कोलोराउस का नियम मत छोड़िएगा। देखिए भाई क्या होता है, देखिए कोलोराउस का नियम आपके सामने लिखा हुआ है। कोलोराउस का नियम होता क्या है? कोलोराउस का नियम बेटा ये होता है, यहाँ पर सूत्र मैंने पहले से लिख दिया है, लेम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल लेम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लेम्डा माइनस इनफाइनाइट। वेरी फर्स्ट वी विल हैव टू नो व्हाट इज लेम्डा एम। पहले हमको ये जानना है कि लेम्डा एम होता क्या है। लेम्डा एम का मतलब होता है बेटा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये अनंत लग जाए तो इसका नाम हो गया अनंत तनुता पर। अब इस पूरी शब्द का अर्थ ये हो गया, क्या बोलेंगे? लेम्डा एम इनफाइनाइट को बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। देखो कोलोराउस का नियम हो गया, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, इस नियम के अनुसार क्या बोलोगे? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, लेम्डा एम मोलर चालकता होती है लेकिन अनंत लगा है तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। इस नियम को कोलोराउस का नियम कहते हैं। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर धनायन ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होता है, और इस नियम को कोलोराउस का नियम कहते हैं। इसका अनुप्रयोग भी लिख लीजिएगा। अनुप्रयोग क्या है? पहला नंबर ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक की गणना करने में। अभी आप पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके हम अनुप्रयोग लिखवा दें। स्क्रीनशॉट चाहे ले लो। पहला नंबर लिखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता की गणना करने में। अनुप्रयोग है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता की
गणना करने में। दूसरा नंबर लिख लो, यही अनंत अंतता पर लिख लेना दुर्बल विद्युत अपघटनों की, यहां तक सेव रहेगा, ठीक है। अनंत अंतता पर दुर्बल विद्युत अपघटनों की वियोजन की मात्रा गणना करने में, ठीक है। और तीसरा रख लेना वियोजन स्थिरांक की गणना करने में, वियोजन स्थिरांक की गणना करने में। कुल मिला के अनुप्रयोग और ये दोनों आते हैं पेपर में, तो आप लोग जो है इसको मत छोड़िएगा। ये इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था, इस वर्ष नहीं पूछा गया था, तो उम्मीद है कि अब जब आप लोग पेपर दोगे तो ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो कोई दम नहीं है। अनंत अंतता पर मोलर चालकता का मान अनंत अंतता पर धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। और अनुप्रयोग भी सरल है, फ्री के नंबर मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको कतई छोड़िएगा नहीं। और सेल वगैरह हम थोड़ा चर्चा कर दें तो इसको हम साफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल की चर्चा करेंगे। सेल क्या होता है? सेल वह युक्ति होती है, आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूं। सेल वह युक्ति होती है, वह प्रोसेस होता है, सेल वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। विद्युत सेल, आपसे कोई पूछे विद्युत अपघटनी सेल क्या है, कभी कभी बच्चे कहते सर जी आपने विद्युत अपघटनी सेल तो पढ़ाया नहीं है, रासायनिक सेल तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो बेटा अगर नाम से आ जाए कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या है, तो सीधा से ये लिख देना कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले। ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदले बेटा? रासायनिक ऊर्जा में बदले। अब मत भूलिएगा, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदले, उसे कौन सा सेल कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल। और मान लो रासायनिक सेल आ जाए, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो वहां पे क्या लिखोगे? आप समझ गए होंगे, इसमें क्या लिखोगे? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदले? विद्युत ऊर्जा में बदले, रासायनिक ऊर्जा को। इसमें एक डेनियल सेल है, वो पेपर में पूछा जाता है तो उसको भी हम बता दे गए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले। डेनियल सेल देख लेते हैं इसके बाद। दोस्तों डेनियल सेल समझने से पहले हम आपको इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में जरूर बताएंगे। ये इलेक्ट्रोड विभव कौन सी वस्तु है और मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सी वस्तु होती है। इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल ई होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट होता है। इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल ई होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट होता है, और ई और ई नॉट के बीच एक संबंध होता है जिसको हम नष्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर का आ जाता है। ई और ई नॉट के विषय में आप संबंध स्थापित करें। ई और ई नॉट के बीच में संबंध स्थापित क्या करना है, 2 नंबर में आता है लिखने के लिए। ई और ई नॉट के बीच में संबंध या नष्ट समीकरण, यही होता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। n मोलों की संख्या, लॉग का मतलब लघुगणक, रेड माने रिडक्शन, हिंदी से अपचयन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, हिंदी से ऑक्सीकरण, अपचयन बटे ऑक्सीकरण, ये संबंध होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसकी कहानी समझ लो। जब हम किसी धातु की क्षण को उसी धातु के आयन वाले विलयन में डुबोते हैं, जैसे जिंक की धातु है तो अगर हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो इसके बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
ठीक है। जैसे एक बर्तन और है, मान लो हमने उसमें थोड़ी देर के लिए, मान लो उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला है, तो यहाँ विभव तभी उत्पन्न होगा जब हम इसमें किस धातु की क्षण डालें, कॉपर धातु की क्षण डालें। मतलब जिस धातु का विलयन हो उसी धातु की क्षण हो, तो क्षण और इस क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई, मैं बोले दे रहा हूं, लिख लीजिए। जब हम किसी धातु की क्षण को उसी धातु के आयन वाले विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब हम किसी धातु की क्षण को उसी धातु के आयन वाले विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल ई कहते हैं। सर मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक में बस केवल मानक वाली चीजें, जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, सांद्रता इसमें विलयन की जोड़ जाती है कि 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन, परिभाषा वही रहती है। तो इसकी परिभाषा नोट करें मानक वाले की, लिखो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम किसी धातु की क्षण को, किसी धातु की क्षण को, किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले, 1 मोलर सांद्रता वाले उसी विलयन में डुबोते हैं, 1 मोलर सांद्रता वाले उसी विलयन में डुबोते हैं, तो क्षण और विलयन के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, तो क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहते हैं। यही संबंध है ई और ई नॉट में। ओके, तो आपकी परिभाषाएं दोनों हो गई। अब डेनियल सेल पढ़ाएंगे, तो तैयार हो जाइए डेनियल सेल के लिए, सब लोग रेडी हो जाएं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं साफ करता हूं। चलिए जल्दी से डेनियल सेल देख लेते हैं। हम लोग कौन सा सेल बनाने जा रहे हैं दोस्तों, डेनियल सेल। डेनियल सेल, देखिए डेनियल सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, जिंक की धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। किसकी धातु को बेटा, जिंक की धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं और कॉपर की धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। कोई दिक्कत, क्या बोलोगे, डेनियल सेल बनाने के लिए किसको बेटा, जिंक की क्षण को, जिंक की धातु ना बोलो, जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। ओके, अब ये दोनों बर्तन है, इसको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, लवण सेतु। सेतु माने पुल, लवण सेतु का, साल्ट ब्रिज इंग्लिश से बोलते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। ये लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है। उल्टा है लेकिन यू आकार है। अब सीधा करेंगे तो जुड़ेगा नहीं, उल्टा करना पड़ेगा तब जुड़ेंगे। तो लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है जिसके अंदर बेटा क्या होता है, जिसके अंदर केसीएल का, किसका बेटा, केसीएल का, पोटेशियम क्लोराइड का अर्ध ठोस विलयन भरा होता है। जिसके अंदर केसीएल का अर्ध ठोस विलयन भरा होता है। इसका काम क्या होता है, जो परिपथ के विभवांतर को पूर्ण एवं उच्च बनाए रखता है, जो परिपथ के विभवांतर को पूर्ण एवं उच्च बनाए रखता है। इसमें जिंक की क्षण एनोड का कार्य करती है और कॉपर की क्षण कैथोड का कार्य करती है। और इनमें क्रमशः कौन सी क्रियाएं होती हैं, इनमें क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। और इस प्रकार के सेल को डेनियल सेल कहते हैं। एक बार और समझ लो, डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं और कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है। लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है जिसके अंदर केसीएल का अर्धठोस विलयन भरा होता है, जो परिपथ के विभवांतर को पूर्ण एवं उच्च बनाए रखता है। इसमें जिंक की क्षण एनोड और कॉपर की क्षण कैथोड का कार्य करती है। इनमें क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती हैं। इस प्रकार के सेल को डेनियल सेल कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको डेनियल सेल समझ में आया होगा। डेनियल सेल आया कि नहीं आया बेटा? क्या लिखोगे? डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट और कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट में डुबो देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए लवण सिद्ध का प्रयोग करते हैं। लवण सिद्ध यू आकार की नली होती है जिसके अंदर KCl का ठोस विलयन भरा होता है जो परिपथ के विभवांतर को पूर्ण रूप से बनाए रखता है। जिंक की क्षण एनोड और कॉपर की क्षण कैथोड का कार्य करती है। इनमें क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार के सेल को डेनियल सेल कहते हैं। इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से जो भी श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यदि मानक इलेक्ट्रोड का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम में रखें तो एक सीरीज बनती है, एक श्रेणी बनती है। उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा लीक, बेसर, काना, मैग, एल, मैग्नीज, क्रोमियम, फेका, सिलिकॉन, चापा। लीक, बेसर, काना, मैग, एल, मैने, जिंक, क्रोमियम, फेका, सीवी। देखो नीचे जगह ने ऊपर नोट कर ले। को, नी, टी, ले, एच, चापा। चापा में ये स्पेलिंग CU, HG, AG, PT, AU। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 के बढ़ते हुए क्रम में या किसी क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ECS बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बाकी की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी लेकर आवें। तो प्लीज दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अन्य दोस्तों तक, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे उन तक वीडियो पहुंच सके। नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो या पुराने सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पुश कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, शेयर अवश्य कर देना। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।